लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे सबने रिवाइज किए, सबने रिवीजन करके देखा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन इन 1D कंप्लीट हो गया है ना। अब लिखो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, ये होता है ना फॉर्मूला। वी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी। मतलब अगर हम ए की फ्रेम में देखेंगे बी को, तो बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी माइनस करेंगे। समझ में आया क्या, ध्यान है सबको? यस सर। है ना। हाँ यस सर। अब देखो, अभी तक हम रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, उसमें डायरेक्शन सेम होती थी या 180 डिग्री पे होती थी। जैसे मान लो ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो मान लो ये 15 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो वी बी ए हम डायरेक्ट बोल देते थे 15 माइनस 10। सिर्फ मैग्नीट्यूड, अभी तक डायरेक्शन हम नहीं देखते थे, सिर्फ क्या देखते थे, मैग्नीट्यूड देखते थे। समझ में आया क्या? क्योंकि रिलेटिव मोशन इन 1D होता था, या फिर ऐसे होता था, मान लो ये ए इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बी इधर आ रहा है 15 से, तो ये हो जाता था 15 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता था। समझ में आया क्या? सिंपल था अभी तक पूरा। बट अगर मान लो ए इधर जा रहा है 10 से और बी इधर जा रहा है 15 से, तो अब इस बार आप 10 माइनस 15 या 10 प्लस ऐसे नहीं कर सकते हो। समझ में आया क्या ऐसे कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। ये वाला जो केस है ये रिलेटिव मोशन इन 2D है। या फिर जैसे मान लो बी ऐसे जा रहा है, कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ए तो आई कैप में जा रहा है, बी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। समझ में आएगा? 2 डायमेंशन, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग एक्सिस के अलोंग है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन इन 1D, तो दोनों पार्टिकल या तो इधर जा रहे थे या इधर जा रहे थे या ऐसे जा रहे थे या ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे या ऐसे जा रहे थे या ऐसे आ रहे थे। समझ में आया क्या? ऐसे नहीं जा रहे थे रेंडमली। समझ में आया? हाँ ऐसा समझ में? इसलिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से आंसर दे रहे थे, बस मैग्नीट्यूड चेक कर रहे थे, डायरेक्शन का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। समझ में आया? मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था वेक्टर पढ़ के आना, पढ़ा सबने? यस। है ना। अब जैसे मान लो ए इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ये हुआ वी ए वेक्टर, है ना। बी इधर जा रहा है, तो ये हुआ वी बी वेक्टर, है ना। तो वी बी माइनस वी ए, ये सबको निकालना आता है ना हमको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब करना आता है कि नहीं आता? ये पढ़ाया ना मैंने आपको वेक्टर में। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम? वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी बी वी ए कोस थीटा। याद है कि नहीं याद है? ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो रिलेटिव मोशन इन 1D में क्या होता था, या तो ये थीटा 0 होता था या 180 होता था। समझ में आया क्या? 2D में कोई और एंगल पर होगा, वो एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा। दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वी एंड वी बी। समझ में आया? आया समझ में? तो यहाँ पर हमें फिर से थोड़े वेक्टर के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे फिर से। हालांकि मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपके पहले ये, क्योंकि अब पूरा चैप्टर वेक्टर है पूरा। अब पूरा चैप्टर क्या है? वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है पूरा। समझ में आया क्या? तो ऐसा नहीं है कि हमें वेक्टर परफेक्ट हो चुके हैं हम, मैं आपको थोड़ी और प्रैक्टिस कराऊंगा पहले वेक्टर में, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि चैप्टर आपको इजी लगना चाहिए, वरना आपको टफ लग जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। सो वेक्टर की प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। देखो वेक्टर की सिंपल मैं बात बताता हूँ, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना।
जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका एडिशन कैसे निकालते थे हम? ऐसे पैरेललोग्राम बना के, ये मान लो ये सी वेक्टर है, समझ में आया? है ना, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होता था? सी का मैग्नीट्यूड क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आवाज आ रही ना मेरी? Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है, ये सी का मैग्नीट्यूड होता था 1। अब क्लियर आ रही वॉइस? Yes. ओके, सो ये सी का मैग्नीट्यूड होता था, है ना, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम? डायरेक्शन ये एंगल निकालते थे। अरे दोबारा पढ़ा रहा हूँ, आंसर आने चाहिए, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्शन tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? b sin theta upon a plus b cos theta. b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, याद है? इससे हमें डायरेक्शन मिल जाती थी। समझ में आया क्या? ये सबको आता है ना यहाँ तक? Yes, sir. सबको आता है ना? मैंने बोला था Yes, ना sir. रिवीजन करके आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, ये हमने कर चुके, ये हम कर चुके। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर दोबारा क्यों बता रहे हैं? देखो वेक्टर आपने जितना पढ़ा है उसमें भी और थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों? आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो इसके आगे मैंने नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, इसको लिखो आप पहले, ये पूरा लिख लो एक बार। तो हमने क्या पढ़ा अभी, जो लेट आया सुन लो। वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a वो vb माइनस va होता है। तो इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2d इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि 2d के बीच जब रिलेटिव मोशन इन 2d हो रहा है तो va और vb के बीच में एंगल 0 या 180 नहीं होगा, कुछ और होगा। समझ में आया? लिखो यहाँ तक। तो यहीं से बात आगे बढ़ करते। मान लो फिर से वेक्टर में बता रहा हूँ आपको थोड़ा और डिटेल में। सी वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? चाहे आपको ए प्लस बी निकालना है या ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी निकालना है तो क्या करोगे? ए प्लस ऑफ माइनस बी कर दोगे, याद है ना? हाँ Yes, sir. Yes. अरे एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन निकालना सीखा था हमने, अलग से कोई सब्ट्रैक्शन के रूल्स थोड़ा ना बताए थे मैंने, एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगाया था। समझ में आया क्या? अब Yes, sir. ये जो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, देखो वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है ना? सो यहाँ पर सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर के पास अपने अपने 3 मैग्नीट्यूड होंगे और 3 डायरेक्शन होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताओ टोटल कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स है ना? और Yes, sir. इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन या फॉर्मूला बोलो कितने? 1 और 2, 2 फॉर्मूलेज ओनली। कितने फॉर्मूलेज है? 2। वेरिएबल 6 है और फॉर्मूले 2 है। इक्वेशन जो समझो इक्वेशंस 2 है। मुझे बताओ 2 इक्वेशन से आप कितने वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो? मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स है? 6. टोटल 6 वेरिएबल्स है। समझ में आया? कौन से? 3 मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन। तो मिनिमम कितने पता होने चाहिए आपको? 4. मिनिमम 4 तो पता होने चाहिए। समझ में आया क्या? मिनिमम 4 वेरिएबल्स शुड बी गिवन। सो मिनिमम कितने पता होना चाहिए?
हमारे पास इक्वेशंस कितनी है? 2 2 इक्वेशंस है। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन से आप मैक्सिमम 2 वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, ये सबको पता है ना। जैसे मान लो एक इक्वेशन है 3x + 2y = 10 और एक है 4x - 8y = 15। तो इनसे आप ये 2 वेरिएबल निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ऐड कर दूं, तो अब ये सोल्व नहीं कर सकते आप। 3 वेरिएबल हो गए, कितने हो गए? 1 2 3। समझ में आया क्या? और इक्वेशन 2 ही है, सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। नहीं ठीक है, सर। सो मिनिमम 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन है तो वेरिएबल भी 2 होना चाहिए। मतलब इन 6 में से कोई ना कोई 4 चीज आपको गिवन होगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेक्टर से रिलेटेड। समझ में आया क्या? सो 4 वेरिएबल्स शुड बी गिवन। अब वो कौन कौन से होंगे वो हमें पता करने होंगे। जब भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे रिलेटिव मोशन में वेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें 4 वेरिएबल्स कौन कौन से वो क्वेश्चन में पढ़ के गिवन होंगे। और ये इतना इजी नहीं, अभी आपको लग रहा होगा वेक्टर तो ये 2 ही तो फॉर्मूला होते हैं, इनसे सोल्व हो जाएगा पूरा चैप्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। इसलिए अभी से समझो हर चीज। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। जैसे यहाँ पर भी तो 3 वेक्टर है, कितने वेक्टर है? 1 2 3 वेक्टर है ना। वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा टोटल 3 वेक्टर्स होते हैं। 2 को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो थर्ड आता है। समझ में आया क्या? तो वही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी कितने वेक्टर है? 1 2 3 है ना। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना होगा कि किसका मैग्नीट्यूड गिवन है, किसकी डायरेक्शन गिवन है। समझ में आया? कम से कम 4 वेरिएबल पता होना चाहिए, तो बाकी 2 हम निकाल लेंगे, वरना हमें पता ही नहीं लगेगा क्या नहीं गिवन है। समझ में आया क्या? कैसे, वो देखो अभी। जैसे मान लो अगर आपको 4 वेरिएबल्स गिवन है, देन 2 कैन बी सोल्व्ड। इन दैट केस then 2 variables can be solved। है ना, करना यही है, हमें 2 वेरिएबल सोल्व करके आंसर बताना है। अब देखो कौन कौन से 4 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे वो चेक करते हैं। देखो जैसे मान लो केस फर्स्ट, 2 तो मैग्नीट्यूड गिवन है और 2 डायरेक्शन गिवन है। टोटल कितने वेरिएबल है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो आपको 2 तो मैग्नीट्यूड गिवन होंगे और 2 डायरेक्शन गिवन होगी। समझ में आया क्या? अब हो सकता है वो 2 मैग्नीट्यूड इन दोनों के गिवन हो और 2 डायरेक्शन इन दोनों के गिवन हो। समझ में आया क्या? तो आपको ये और ये निकालना पड़ेगा। आया समझ में? है ना। या फिर हो सकता है आपको जिनके 2 मैग्नीट्यूड गिवन हो उन्हीं की 2 डायरेक्शन गिवन हो, तो आपको ये और ये निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ। यस सो सर। इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। कितने केसेस पॉसिबल है इसके अंदर? फिर एक और ए कि आपको 2 कंप्लीट वेक्टर्स पता हो। कंप्लीट वेक्टर का मतलब क्या? दो, उसका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। दिया होगा। जैसे ये दोनों कंप्लीट वेक्टर पता है आपको, तो तीसरा वेक्टर ये तो हमें आता ही निकालना। अभी तक हमने यही केस सीखा है अभी तक। समझ में आया क्या? ये केस तो हमें आता है ना। जैसे Yes, इसमें sir. भी तो यही है, आपको इस ए का और बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए और बी का, और दोनों की डायरेक्शन पता है। तो तीसरे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन 2 फॉर्मूले से निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? यस। है ना। हाँ, देखो हम कुछ ऐसा थ्योरी में, मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता रहा हूँ। पर थ्योरी हमारी कंप्लीट है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे रिलेटिव मोशन में। समझ में आया क्या? है ना। देन Yes, sir. दूसरा केस क्या होगा इसमें? दूसरा केस क्या होगा? जैसे मान लो 2 मैग्नीट्यूड पता है और 2 की डायरेक्शन पता है।
समझ में आया? अब इसमें कंप्लीट वेक्टर कितना है? सर एक। मतलब एक कंप्लीट वेक्टर और दो इनकम्प्लीट वेक्टर। हाँ, और दूसरे के मैग्नीट्यूड गिवन है और तीसरे की डायरेक्शन गिवन है। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है? वन, तो इसमें एक तो कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है, सेकंड का मैग्नीट्यूड गिवन है और थर्ड की डायरेक्शन गिवन है। समझ में आया क्या? टोटल 4 वेरिएबल मिल गए हमें। जिसमें कंप्लीट वेक्टर है उसका तो दो वेरिएबल तो उसमें मिल चुके हैं, एक का मैग्नीट्यूड मिल गया है और एक की डायरेक्शन मिल गई है। समझ में आया? आया समझ Yes, में? sir. Yes, sir. अब केस 2 देखो। आपको 1 मैग्नीट्यूड पता हो और 3 डायरेक्शन पता हो। 1 मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन। जैसे ये मैग्नीट्यूड पता है और ये तीनों डायरेक्शन पता है। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो इसमें तो एक ही केस हो सकता है। कोई भी एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो तीनों की पता है, मैग्नीट्यूड कोई भी एक हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इस केस में एक तो पूरा कंप्लीट वेक्टर होगा और दो सेकंड की डायरेक्शन और थर्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. इस केस में एक तो कंप्लीट वेक्टर होगा और सेकंड, जैसे उसमें सेकंड का मैग्नीट्यूड और थर्ड की डायरेक्शन थी, इसमें दोनों का डायरेक्शन है। समझ में आया क्या? तो इसको मैं सी लिख रहा हूं। इसको क्या लिख रहा हूं मैं? सी। इसमें क्या होगा? 1 कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड, सॉरी सेकंड का डायरेक्शन और थर्ड की भी डायरेक्शन। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. अब केस 3 देख। केस 3, 3 मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन, 3 मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन, 3 के मैग्नीट्यूड गिवन हो और 1 डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन आया तो वो सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। किन्हीं भी 3 वेक्टर्स को सोल्व करने के लिए मिनिमम 2 की डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए आपको। अगर 1 की डायरेक्शन पता है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, 2 की तो पता ही होना चाहिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. मिनिमम Yes, sir. 2 डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो कुल मिला के कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास? ए, बी, सी, इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आया क्या समझ में? हाँ, तो जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या गिवन है हमें ढूंढ के टेबल में टिक करना है और बाकी 2 चीजें निकालना है। और वो कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला जो है 2 कंप्लीट वेक्टर, इसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको आता है पहले से। समझ में आया क्या? फिर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ आपको। सेकंड टाइप क्या है? एक कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड और थर्ड की डायरेक्शन। समझ में आया? और Yes, sir. थर्ड टाइप क्या है? ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड टाइप क्या? 1 कंप्लीट वेक्टर, सेकंड की डायरेक्शन, थर्ड की भी डायरेक्शन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। 2 कंप्लीट वेक्टर पता है तो इसमें आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना होता है, ये दोनों, है ना? बट मैं आपको इससे भी बढ़िया तरीका बताऊंगा। जरूरी नहीं ये फॉर्मूला लगा के ही आंसर आए, आपको अपने हिसाब से सोल्व करना होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो अगेन हमारे पास सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। मतलब सी वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? हमें ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है इधर ईस्ट की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड है 14। बी वेक्टर है इधर, इसका मैग्नीट्यूड है 10। दोनों की डायरेक्शन गिवन है। कैसे? ए की तो इधर है ईस्ट की तरफ, बी की डायरेक्शन भी मैं बताता हूँ। (37 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? ये वाली नॉर्थ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया? दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, दोनों की डायरेक्शन गिवन। समझ में आया क्या?
37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों की डायरेक्शन भी गिवन है, एक ईस्ट में और एक 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ में। अब देखो, अब जनरली क्या करोगे आप कि सी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूले में इधर 14 का स्क्वायर प्लस इधर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 14 इंटू कोस, एंगल कितना हुआ 90, कोस 127, ये कर दोगे, समझ में आया, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या तक, है ना? यस सर। फिर डायरेक्शन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं तुम ऐसे ना करो, मैं चाहता हूं जैसे तुम करना है वो करो। देखो इधर हमेशा जो भी इंक्लाइंड वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट ले लो, उसके क्या ले लो, कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट लेना हमने सीखा हुआ है और बहुत इजी होता है कंपोनेंट लेना। तुम विदाउट पेन भी आंसर बता सकते हो। इसका कंपोनेंट इधर वाला कितना आएगा बताओ? 6 10 cos 37, 4/5 होता है cos 37, ये आएगा 8। समझ में आया? cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 10 इंटू 4/5 40/5 मतलब 8 आएगा। समझ में आया? बी वेक्टर का इधर कंपोनेंट लो, ये 6 आएगा। समझ में आया? हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो मैंने कंपोनेंट ले लिए तो इस वेक्टर की मुझे जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या? नहीं कंपोनेंट लेने के बाद जो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला कर रहा था, तो डबल डबल यूज नहीं कर सकते हम। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। अब यस सर। अब इन तीनों का सम मुझे बताना है। पहले उन दोनों का बताना था, इसका और बी का। अब मुझे इन तीनों का बताना है। अब इन तीनों का बताना ज्यादा इजी, क्यों? इसलिए मैंने कंपोनेंट लिया। देखो इन दोनों का तो बताना आपको बहुत इजी है, 14 में से 6 चला जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस क्या बचेगा? 8 किधर बचेगा? राइट की तरफ। फिर 14 में से 6 चला गया तो ये हट जाएगा और मैं 8 लिख दूंगा। 8 और 8 का क्या आएगा? 8√2 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे आंसर आ गया 8√2। विदाउट पेन भी आ सकता है आंसर। समझ में आया क्या? हाँ, और डायरेक्शन भी आगे जाएगी 45 डिग्री। डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, क्योंकि इधर भी 8 इधर भी 8, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? सी वेक्टर का 45 डिग्री। ऐसे कर सकते हो क्या सोल्व? ऐसे ही करना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये अब ये सब मेथड वगैरह किसी बुक वगैरह में नहीं लिखे होते, ये सीखने पड़ते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते जाओगे सीखते जाओगे। समझ में आया? तो इधर 14 में से 6 माइनस किया तो मैं इसको ऐसे इक्वल करके लिख देता हूं। इधर क्या बचेगा? 8 बचेगा और एक 8 ये बचा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट है सी। ए और बी का रिजल्टेंट है सी, है ना? तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा। कितना आएगा? 8√2 और कितनी डिग्री पर आएगा? 45 डिग्री पर। समझ में आया क्या? कैसे लिखा मैंने? समझ में आया? ये 14 माइनस 6 तो ये 8 ही बचा ना, और ये भी 8 90 डिग्री पर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट 8√2 आएगा। समझ में आया? और ये एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा वाला फॉर्मूला, 8/8 करोगे 1 आएगा, 1 मतलब 45 डिग्री। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। मान लो ये 6/8 होता तो 37 डिग्री आता, 3/4 बन जाता तो वो 37 डिग्री आता। आया समझ में? फॉर्मूला वही है, tan थीटा इज इक्वल टू ay/ax। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक वेक्टर इंक्लाइन हो उसके कंपोनेंट ले लो, एक्स और वाई एक्सिस में रिजोल्व कर लो, फिर जिसमें से जो माइनस हो रहा है या जो ऐड हो रहा है उसको सोल्व करके सिर्फ फाइनली दो वेक्टर परपेंडिकुलर लेके आ जाओ एक दूसरे के। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि Yes, परपेंडिकुलर वेक्टर को सोल्व करना तो बहुत इजी होता है। समझ में आया? बताओ इसमें ये Yes, दोनों sir. फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ी क्या? कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? यस अब सर। एक तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब ये वाला करेंगे, वन कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड और थर्ड की डायरेक्शन। समझ में आया? अगेन
सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर है ना। मैं आपको डायरेक्ट टेबल में वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल हमें क्वेश्चन आएगा उसमें देख के बनानी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। ए का मैं दे देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन। बताओ क्या निकालना है मुझे। मुझे क्या क्या पता है, एक पूरा कंप्लीट वेक्टर पता है, एक का मैग्नीट्यूड पता है और एक की डायरेक्शन पता है। समझ में आया क्या। तो मुझे क्या निकालना है, सी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मान लो एक्स से, समझ में आया, और बी की डायरेक्शन निकालनी है। ये दो चीज मुझे निकालनी है। 4 वेरिएबल्स गिवन है और 2 नहीं गिवन है। आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको भी ऐसे टेबल बना के लिखना होगा। आया समझ में। प्रैक्टिस हो जाएगी तो टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ये लिख लिया, अब इसके आगे सोल्व करना है ना। अब देखो किस किस की डायरेक्शन पता है, ए और सी की। ए और सी की डायरेक्शन पता है आपको, बी की नहीं पता। तो क्योंकि अब सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये तो रिलेशन है हमें। मुझे सी जिसकी डायरेक्शन पता है ना, उसके उसके ऊपर टिक लगाओ। इसकी पता है और इसकी पता है, तो इधर हम उन्हीं 2 वेक्टर को सोल्व कर सकते हैं जिनकी डायरेक्शन पता होती है। बी की नहीं पता ना, तो बी को नहीं सोल्व कर सकते। मैंने बोला ना मिनिमम 2 डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो इस बी की तो पता ही नहीं है, तो इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको सोल्व करो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन पता है। समझ में आया क्या। मिनिमम 2 डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी तो आप कंपोनेंट लेके सोल्व करोगे या एंगल पता करके सोल्व करोगे। समझ में आया। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो इसमें एंगल की वैल्यू जो होती है वो 2 वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। समझ में आया क्या, ये थीटा। हाँ, आवाज आ रही है। Yes, sir. यस सर। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो सी वेक्टर और A, इसलिए मैं इसको इधर लेके आया, ए को सी के पास, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन पता है मुझे, तभी ये सोल्व होगा। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. आया समझ में। हाँ, अब देखो, अब इसके हिसाब से मुझे सी वेक्टर में क्या ऐड करना है, मुझे सी वेक्टर में ऐड करना है माइनस ऑफ ए वेक्टर। सी किधर है देखो, नॉर्थ ईस्ट में, तो सी वेक्टर बना लो, सी वेक्टर बना लो नॉर्थ ईस्ट में। ये बना लिया क्योंकि इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, ठीक है। ये सी वेक्टर है ना। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच है। ये डायरेक्शन गिवन है ना मुझे इसका मैग्नीट्यूड समझ में आया। यस सर। ठीक है, और इसमें मुझे ऐड करना है माइनस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर ईस्ट में, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर किधर होगा, वेस्ट में। समझ में आया। यस सर। Yes, तो sir. वेस्ट में बनाओ, और इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड है 14। ये है माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड 10 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है। समझ में आया क्या। हाँ, तो फिर से मैंने क्या बोला, जो इंक्लाइंड वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट ले लो, एक्स और वाई के लो, या नॉर्थ और ईस्ट, एक डायरेक्शंस के लो। समझ में आया। तो इसके मैं कंपोनेंट लूंगा, एक्स का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा x/√2, और ये भी आएगा x/√2। अब हम इसको तो हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ये 3 वेक्टर बचे हुए हैं, इनको सोल्व करना है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? Yes, अब sir. आप Yes, sir. वो कंपोनेंट नहीं समझा ठीक से। देखो x cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो Yes, x sir. बाई रूट टू बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर। ये एंगल कैसे मिला मुझे? क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता है नॉर्थ ईस्ट, मुझे डायरेक्ट एंगल गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री होता है। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब 14 में से x बाई रूट टू बच गया, क्योंकि इसमें से तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा इधर? 14 माइनस एक्स बाई 14 रूट, minus x by root 2. है ना? यहाँ बचेगा 14 माइनस एक्स बाई रूट टू, और ये इसको तो इस वाले को किसी ने कुछ कैंसिल नहीं किया, ये भी बचा एक्स बाई रूट टू। समझ में आया? अब जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10 है। ये बी वेक्टर इनका ही तो रिजल्टेंट है, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? बी वेक्टर है ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. उसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो अब तो ये पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। तो ये x बाई रूट टू या 14 माइनस एक्स बाई रूट टू, तो क्या लिखूंगा मैं इधर? अब ये सोल्व हो जाएगा, देखो बहुत इजी है। क्या लिखूंगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स बाई रूट टू का स्क्वायर। समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा था इतना इजी नहीं होता है कि हमने जो वेक्टर पढ़ा था उतना काम चल जाएगा। ये ऐसी प्रैक्टिस अब मैं करा रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है। सोल्व करो इसको, यस सर। इसको सोल्व करके एक्स निकालो। समझ में आया क्या? आया समझ में? एक्स की Yes, वैल्यू ये sir. आएगी, जो इस क्वेश्चन में ये आंसर आया था ना, इसी को मैंने रीअरेंज करके दिया है। एक्स की वैल्यू 8 रूट टू आएगी। सोल्व कर लो, लिख लो इसको, बाद में सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे 8 रूट टू पुट करो, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो 8 का स्क्वायर बनेगा। 8 रूट टू पुट करो यहाँ पे, रूट टू से रूट टू कैंसिल, 8 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ 8 रूट टू पुट करोगे, रूट टू से रूट टू कैंसिल, 6 का स्क्वायर बनेगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Again, we have the relations between three vectors. C vector is equal to a plus b vector, है ना? मुझे 3 की डायरेक्शन गिवन है। ए की तो है ईस्ट में, बी की है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसकी है नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? मैं कौन सा केस बता रहा हूँ, याद है ना? ये वाला, वन कंप्लीट वेक्टर और सेकंड की भी डायरेक्शन, थर्ड की भी डायरेक्शन। समझ में आया? तो कंप्लीट वेक्टर कौन सा है इसमें? ये दे देता हूँ 8 रूट टू। तो ये तो कंप्लीट वेक्टर है, बाकी दो की डायरेक्शन पता है, तो मुझे इन दो का मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है x और इसका है y। समझ में आया? मैग्नीट्यूड को ऐसे कुछ भी मान लो, x y। ठीक है। अब सोल्व करो। c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर है। चेक करो a और b की डायरेक्शन पता है क्या? पता है। a की भी पता है, b की भी पता है, c की भी पता है। अगर तीनों की पता है ना, तो हमेशा प्लस वालों को सोल्व कर लो। किसको सोल्व करो? एडिशन ज्यादा इजी है कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन, उल्टा करने की जरूरत नहीं होती एडिशन में। समझ में आया? यस। जब इन दोनों की पता है तो इन दोनों को ही सोल्व करो, इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब डायग्राम बनाओ क्वेश्चन के हिसाब से। ए है एक्स ईस्ट में, तो ए तो है एक्स ईस्ट में, ये ए वेक्टर ईस्ट की तरफ बना दी। बी है वाई 37 डिग्री
इससे 37 डिग्री ये वेस्ट है, 37 डिग्री बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर, ये 37 डिग्री। समझ में आया डायरेक्शन से कैसे बनाते हैं डायग्राम? डायरेक्शन गिवन हो तो डायग्राम बनाना आ जाएगा ना सबको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए बस। इसका मैग्नीट्यूड है वाई, वाई मान लिया मैंने, है ना। और सी की डायरेक्शन भी पता है। इन दोनों मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, इधर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आया क्या? ऑब्वियसली इधर ही आएगा, क्यों? इसको सी को मैं बाद में बनाऊंगा। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी के किसके कंपोनेंट लूं, ए के या बी के? ए की जरूरत ही नहीं लेने का, बी की जरूरत है लेने की। समझ में आया? जो इंक्लाइंड होता है उसके कंपोनेंट ले लो। तो बी का कंपोनेंट इधर और इधर दो डायरेक्शन में आएगा। बोलो इधर कितना आएगा, y cos 37 मतलब 4y/5 और y sin 37 मतलब 3y/5, है ना। अब देखो क्योंकि रिजल्टेंट नॉर्थ ईस्ट में इधर है, इस तरफ रिजल्टेंट है, मतलब इधर वाला इससे बड़ा है, x बड़ा है 3y/5। अगर रिजल्टेंट इधर होता, इधर कहीं होता, समझ में आया, तो ये बड़ा होता। समझ में आया क्या? अभी दोनों वेरिएबल है तो हमें थोड़ा ना पता कौन सा बड़ा है। इसमें से ये माइनस करूं या इसमें से ये माइनस करूं। तो इसको देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट सी आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब ये बड़ा होगा, इसलिए तो रिजल्टेंट उस तरफ जाता है जिस तरफ बड़ा वाला वेक्टर होता है। समझ में आया क्या? हाँ। तो अगेन अब आप इसको हटा सकते हो, बट मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि तुम लिखोगे अभी। समझ में आया? मुझे किस किस का काम है, इसका काम है, इसका काम है और इसका काम है, इसका कोई काम नहीं। समझ में आया? तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस x में से ये माइनस कर दो क्योंकि x बड़ा है, ये बड़ा होता तो इसमें से ये माइनस करते। समझ में आया? तो क्या बचेगा? यस सर। x माइनस 3y/5 ये बचेगा, और एक वेक्टर वो बचा हुआ है, वो कितना है, 4y/5। अब इन सब का रिजल्टेंट सी वेक्टर आ रहा है ना। समझ में आया? समझ में आया? कितना आ रहा है? हाँ 8√2। अभी सोल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी। और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये एंगल है 45 डिग्री। समझ में आया? अब ये जो भी एंगल है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ay/x। तो यहाँ के लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू ये कितना है, 4y/5 अपॉन x माइनस 3y/5। समझ में आया? tan 45 कितना होता है 1, तो मैं क्या लिखूंगा, 4y/5 इज इक्वल टू x माइनस 3y/5। समझ में आया क्या? अरे इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीच में से जा रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे ना। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने फॉर्मूला लगा के बताया ताकि कोई और एंगल हो तो कैसे निकालेंगे आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ये दोनों इक्वल क्यों आ गए, क्योंकि इनका रिजल्टेंट बीच में जा रहा है एकदम। आया समझ में? तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन और क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, यस सर। 4y/5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3y इज 8√2 का स्क्वायर। ये दोनों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सोल्व कर लो। समझ में आया? सोल्व करोगे तो x 14 आ जाएगा और y 10 आ जाएगा। आया समझ में? अरे इसको इधर लेके जाओ, 4y प्लस 3y 7y/5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो x की वैल्यू यहाँ पुट, तो यहाँ से y निकल जाएगा,
10 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू y 10 आया तो 7 इंटू 10 70/5 x 14 आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो तीनों केस के मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए तुम्हें। सब में एक ही तरीका है, जो इंक्लाइंड वेक्टर है, जो जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता उनको एक्स वाई मान लो और डायरेक्शन के हिसाब से डायग्राम बना लो, इंक्लाइंड वाले के कंपोनेंट ले लो। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, कोई sir. फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं किसी भी वेक्टर के क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? ये है बॉल ए, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये है बॉल बी, ये जा रही 10 मीटर पर सेकंड से, है ना? ग्राउंड में एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। हम टॉप से देख रहे हैं इसको अभी, ये डायग्राम मैंने टॉप से बनाया। समझ में आया? हमसे पूछा Yes, sir. फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब क्या पूछा है? वीबी है, निकालो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वो सब नहीं करना है। ठीक है? आंसर आना चाहिए जल्दी से। डायरेक्शन भी बताओ, Sir. मैग्नीट्यूड से 45 degree. किस तरफ, 45 डिग्री किस तरफ? नॉर्थ Sir, northeast. ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चेक करते हैं। सही है, नॉर्थ वेस्ट आएगा। देखो इधर, फिर इससे हमें क्या समझना है वो भी देखो। ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। रियल लाइफ से मैं फील करवाता हूँ आपको। पहले तो सोल्व करते हैं इसको। हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछा है, मतलब वी बी माइनस वी ए, ये पूछा है ना। मुझे बताओ वी ए कितना है? 10 आई के। वी बी कितना है? 10 जे के, है कि नहीं है? Yes, sir. चाहो तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व, डायग्राम बना के भी कर सकते हो। ठीक है? दोनों वेक्टर बना के भी, बट ऐसे भी हो जाएगा ये। तो वी बी कितना है? 10 जे के माइनस 10 हो सकता है ऑप्शन में ये हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो तो ऑप्शन में ही मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा? 10√2 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इसकी, जे कैप मतलब कौन होता है? नॉर्थ, माइनस आई कैप मतलब कौन होता है? वेस्ट। तो 10 इधर और 10 इधर, तो एकदम बीच में आएगा रिजल्ट। समझ में आया क्या? हाँ, अरे नॉर्थ Yes, में sir. भी 10 और वेस्ट में भी 10, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा ना, तभी तो 10√2 आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या आई? 45 डिग्री लिख दो डायरेक्ट। ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जो इच्छा हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हो आप। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा 10√2 नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? अब रुक जाओ। सर पर ए तो ईस्ट के डायरेक्शन में आ रहा है ना। हाँ, तो क्या हुआ? ए को बी किधर जाते हुए दिखेगा? वही तो फील करा रहा हूँ मैं आपको। सोचो आप, ये कार है, ये कार है, आप इस कार में बैठे हो, ये कार इधर चल रही है और ये कार ऐसे जा रही है। ग्राउंड से देखने पर तो आपको ऐसे दिखेगी। ये इधर एक पाथ जा रहा है, इस पाथ पर
ये कार जा रही है और इस पाथ पर ये कार जा रही है। जब आप कार की विंडो से इसको देखोगे तो आपको उधर जाती हुई दिखेगी ये। ओके समझ में आया? इस कार की सर विंडो से फिर जब बी आप से इससे साउथ ईस्ट दिखेगी, क्या फिर बी से साउथ ईस्ट दिखेगी ना? बी से भी निकाल लो, मतलब आपको क्या निकालना है? चलो एक और निकाल लेते हैं, फाइंड VAB, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या होगा ये VAB क्या होगा? VA माइनस VB, है ना? पहले मुझे वो पूरा करना था बट बीच में पूछ लिया, चलो ये भी बता देता हूँ, दोनों समझा दूंगा फिर। VA माइनस VB, VA कितना है 10 I कैप माइनस 10 J कैप, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 10√2। I कैप मतलब ईस्ट माइनस J कैप मतलब साउथ, तो इधर साउथ ईस्ट। आपने क्या बोला था? साउथ ईस्ट ही बोला था क्या? सर वही पूछा था। हाँ हाँ सर। देखो क्यों, अगर आप सोचो, पहले इसको सोचो, ए के रिस्पेक्ट में बी को देखोगे आप, ये कार इस रोड पे जा रही है और ये कार इस रोड पे जा रही है, तो जब आप यहाँ आ जाओगे तब यहाँ आ जाएगी, तो आपको ऐसे दिख रही ना ये। समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन में दिख रही है ना, डायरेक्शन तो ये है ना, ये इनिशियल और ये फाइनल। अरे समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. Yes, sir. ये कार यहाँ थोड़ा ना आगे कि आपको इधर दिखेगी, ये बी वाली कार यहाँ आ जाएगी, रोड थोड़ा ना शिफ्ट हो रहा है साथ साथ। समझ में आया? हाँ Yes, sir. Yes, अरे sir. ये फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ये फीलिंग के साथ हम करते हैं तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन। समझ में आया क्या? फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये क्वेश्चन तो सिंपल था, मैं 2 मिनट में करवाना चाह रहा था क्योंकि आगे और कराना है मुझे, फिर भी थोड़ा टाइम लग गया। देख लो, क्योंकि जितना फीलिंग आएगा उतना अच्छा है। अब अगर आप बी में बैठ कर देखोगे, तो बी में बैठ के देखोगे तो आपको ये इधर दिखेगा, ये इस तरफ, तो ये आपके लिए तो ये ऐसे डायरेक्शन बनेगी ना, फिर ये क्या है ईस्ट और ये क्या है साउथ, तो बी में बैठ के देखोगे तो एक इधर दिखेगा साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट। समझ में आया क्या? अरे आप उधर जा रहे हो और ये इधर जा रहा है, तो पीछे मुड़ के ऐसे देखोगे तो ऐसे जाते हुए दिखेगा ना उधर, तो ये मिलाओगे लाइन टू लाइन, तो क्या निकलेगा? अरे ऐसे फीलिंग करके देखो, थोड़ा सा सुनो भी सही और माइंड में इमेजिन भी करो। समझ में आ रहा है क्या? आगे समझ में? Sir. लिखो। Yes, sir. तो अब इससे फायदा क्या होता है आपको, ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ जाती तो आप डायरेक्ट आप देखते ही बता दोगे आंसर तो 10√2 आएगा। मैग्नीट्यूड तो विदाउट पेन आपको पता लग जाएगा। डायरेक्शन में कंफ्यूज होगा, फिर आप फालतू में ये सब सोल्व करके फिर बताओगे, उससे अच्छा डायरेक्ट आपको फीलिंग हो जाएगी कि ये इधर जा रहा है तो उसको उधर जाते भी दिखेगा, तो डायरेक्ट टिक करना है। ये विदाउट यूजिंग पेन वाला क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। A car A is moving with 7 meter per second in north direction. ठीक है। Another car B is moving in 37° north of east. For driver B, car appears northwest. ठीक है। बी को कार किधर जाती हुई दिख रही है? कौन सी कार किधर जाते हुए दिख रही है? फॉर ड्राइवर बी, कार ए appears नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? तो यहां पर देखो क्या क्या गिवन है। वी ए गिवन है, वी ए का मैग्नीट्यूड,
है ना, और ये किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन भी गिवन है इसकी। समझ में आया, समझ में आया, वी ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है। अनदर कार बी इज मूविंग इन 30, बी की आपको डायरेक्शन गिवन है ओनली, क्या गिवन है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और फॉर ड्राइवर बी कार ए अपीयर्स, ये किसकी डायरेक्शन मुझे बताओ, नॉर्थ वेस्ट। Sir, B with respect to A. हाँ, B with respect to A. फॉर ड्राइवर बी कार ए अपीयर्स, ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, अरे ड्राइवर बी देख रहा है, ए थोड़ा देख रहा है। समझ में आया, Yes, sir. फॉर ड्राइवर बी, इसे हिंदी में समझ लो, ड्राइवर बी के लिए कार ए दिख रही है नॉर्थ वेस्ट में, तो कौन किसको देख रहा है, B2. बी ए को देख रहा है, तो मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो वी ए बी की डायरेक्शन आपको गिवन है ये। समझ में आया क्या, नॉर्थ वेस्ट। हमसे पूछा, क्या क्या पूछा हमसे, फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी, या फिर डायरेक्शन तो पता ही है ना आपको, बी का आपको डायरेक्शन पता है, स्पीड नहीं पता, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं पता, स्पीड ऑफ कार बी, सेकंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको डायरेक्शन पता है लेकिन मैग्नीट्यूड बताना है। समझ में आया क्या, अब देखो वही टेबल बना के करना है, प्रैक्टिस हो जाए तो जरूरी नहीं टेबल बनाओ, बट फिर भी एक बार ही टेबल बना देते हैं। बोलो क्या क्या गिवन है, इस टेबल में लिखें क्या, इस टेबल में लिख दे, बढ़िया रहेगा, थोड़ा समझ में क्लैरिटी आ जाएगी आपको क्या क्या गिवन है। वरना अगर मैं आपको ऐसे पहले ही क्वेश्चन नहीं कराता ना, तो फिर आपको कोई क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट नहीं बनता कि स्टार्ट कहाँ से करें। समझ में आया क्या, ठीक है। Yes, sir. अब वो स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें लिख देंगे ए का मैग्नीट्यूड कितना है 7, डायरेक्शन कितनी है नॉर्थ। समझ में आया, बी का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है, मैं मान लेता हूं इसको वी बी। समझ में आया, या चाहो तो एक्स मान लो, और डायरेक्शन किधर है बी की, ये बी किधर मूव हो रही है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया, और अच्छा यहाँ पे ए बी सी थोड़ा ना लिखना है, Yes. यहाँ पे क्या लिखना है, देखो हमें क्या बताना है, वी ए बी बताना है ना। वी ए बी क्या फॉर्मूला होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। ये है यहाँ पे 3 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखो वी ए, यहाँ पे लिखो वी बी, और यहाँ पे लिखो वी ए बी। समझ में आया, ए बी सी की जगह आया समझ में। तो वी ए बी Yes, की sir. डायरेक्शन की मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट। तो ये कौन सा वाला केस है मुझे देख के बताओ, और वी ए बी मुझे बताना है, ठीक है। चलो इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूँ वी एक्स वाई बोल देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, या एक्स लिख देता हूँ या वाई लिख देता हूँ। ये कौन सा वाला केस है मुझे बताओ, थर्ड केस, Last case. वन कंप्लीट मैग्नीट्यूड और तीनों की डायरेक्शन, वो वाला केस है। समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि वेक्टर के वो 2 फॉर्मूले उनसे काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होगा, आपको थोड़ा दूसरा टेक्निक लगानी पड़ेगी। समझ में आया क्या। तो अब देखो तीनों की डायरेक्शन पता है आपको, तो मैंने क्या बोला था कि प्लस वाला अगर तीनों की पता है ना, तो ऐसे सोल्व करो कि प्लस आए बीच में, वो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे आप इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हो, बट इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, उसको सोल्व करोगे वो ज्यादा सही रहेगा। समझ में आया क्या। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी प्लस वी बी। समझ में आया, तीनों की डायरेक्शन अगर पता है तो प्लस वाला सोल्व किया करो। समझ में आया, ठीक है। अब Yes, sir. अब वी बी वेक्टर किधर है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सबसे पहले इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बना लो।
तो VAB किधर है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब 45 डिग्री पर। ये VAB। समझ में आया क्या? अच्छा मैं सोल्व करने लग गया, तुम चाहते हो क्या सोल्व करना? ट्राई करोगे क्या? चलो ट्राई कर लो एक बार, ट्राई करो। ये सब मैंने बता तो दिया, आप तो वैसे ही सोल्व करना है जैसे वो क्या था। ठीक है, चलो देखो ट्राई किया सबने। ये मैंने क्या बनाया था, नॉर्थ वेस्ट में कौन है? इधर ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा, ये इधर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ये आ गया VAB। समझ में आया? ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। इधर ईस्ट है। ठीक है, तुमने सही कर लिया था ना, कि तुमने भी उधर बना दिया? नहीं सर मैंने बराबर किया सर किया। मैंने वेस्ट किया था। ओके, देन VB इधर आएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये VB इधर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ VB और VAB दोनों बनाना है ना। इन दोनों का सम V है। अब थोड़ी देर रुक जाओ, इधर देख लो, इन दोनों का सम V है, तो मुझे इन दोनों को बनाना होगा पहले। ठीक है, ये VB है। ये एंगल कितना हुआ? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड x किसका माना था मैंने? VB का। और इसका कितना माना था? y। समझ में आया? अब इन दोनों के अब तो कंपोनेंट दोनों के लेने हैं, या तो दोनों के कंपोनेंट लेने हैं ना। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट है VA, इन दोनों का रिजल्टेंट है V। इसका मतलब समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब देखो इधर क्या हो रहा है, इसका कंपोनेंट इधर आएगा VB का, और VAB का जो इधर आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में आ रहा है, ना वेस्ट में आ रहा है, ना ईस्ट की तरफ आ रहा है, पूरा का पूरा नॉर्थ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ईस्ट वाला कंपोनेंट और इसका वेस्ट वाला कंपोनेंट दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया यस समझ सर। में? कंपोनेंट लो, कंपोनेंट लो, इस कलर से लो। ये कितना आएगा? y/√2। वैसे इधर वाला ये कितना आएगा? ये भी आएगा y/√2। ठीक है, x का ये वाला कितना आएगा? 4x/5। 4x/5। और ये वाला कितना आएगा? दोनों एक ही है। कितना आएगा? 3x/5। 3x/5। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो A वेक्टर आ रहा है इन दोनों का। समझ में आया क्या? इधर ही तो A वेक्टर आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड 7 है। समझ में आया? इसका मतलब दो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? एक तो y/√2 और 4x/5 इक्वल है। समझ में आया क्या? ये दोनों क्योंकि कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। आया समझ में? यस सर। और y/√2 और इन दोनों का जो ये वाला कंपोनेंट है, इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला, वो दोनों मिलके 7 बन रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 7 है। समझ में आया क्या? So can you explain again? देखो इधर, ये वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आया और एक इधर आया, ये वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आया और इधर आया। अब इन दोनों को तुम हटा सकते हो। समझ में आया क्या? Sir. अब क्योंकि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो BA वेक्टर है वो नॉर्थ में है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो। अभी मेरे पास कितने ऐड करने के लिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करना है मुझे। तो इसमें से तो ये माइनस होगा, और ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ
Yes, sir. ये दोनों तो नॉर्थ में है ना, तो ऐड हो जाएंगे, ये ईस्ट में और ये वेस्ट में। तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि रिजल्टेंट पूरा का पूरा नॉर्थ में जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ये इक्वल टू ये। अगर ऐसा होता ना कि ए वेक्टर 7 टुवर्ड्स सम एंगल इधर होता या इधर होता, तो फिर ऐसे लिखता, फिर उसके भी कंपोनेंट लेके फिर इसमें से ये माइनस करके कुछ ऐसी इक्वेशन बनती। समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी तो इक्वल Yes. है ना ये। वैसे ही अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए और इन दोनों का सम 7 के इक्वल आएगा, क्योंकि इन चारों का रिजल्टेंट 7 के इक्वल आ रहा है। इन चारों का रिजल्टेंट 7 के इक्वल आ रहा है। इन दोनों का सम 7 के इक्वल आ रहा है ना, वेक्टर सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन 4 में से 2 तो कैंसिल हो गए। समझ में आया? हाँ, यस तो Yes, बचे sir. जो 2 हैं उनका सम 7 होगा ना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? एक और इक्वेशन, y/√2 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 7। तो y/√2 की जगह लिख दो 4x/5, तो ये बन जाएगा 7x/5 इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल, तो x आया 5 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू आ गई, मतलब v भी आ गई। कितना आंसर आया? 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? और y कितना आएगा यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू 5 इंटू √2/5। इस इक्वेशन पुट कर दो, x की वैल्यू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4√2। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं होता है। जिस तरीके से हमने सीखा है वैसे करोगे तो। अगर डायरेक्ट, अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन सा क्या गिवन है, क्या निकालना है, कितने वेक्टर गिवन है, कौन सी डायरेक्शन, तो फिर तो टफ क्वेश्चन है। बट तुम यहाँ तक पहुंच गए, इस जगह तक, तो उसके बाद फिर मैंने सिखा दिया तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इंक्लाइन वेक्टर के कंपोनेंट लेके फिर सोल्व करना है। समझ में आया? अब इस एक क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने पूरा लेक्चर तुम्हें सिखाया है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. सर। लिख लो।